हाँ जी, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको समझ आ गया होगा, सिंपल सी बात है, जो एनर्जी लेवल से उन्हें आपने बना दिया। अब इस ग्राफ के बेस पर हम फाइंड करते हैं कि इलेक्ट्रॉन या कोई भी हाइड्रोजन एटम अपने अंदर से एनर्जी कैसे निकालता है। मैं इस ग्राफ को थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में ले लेता हूँ, ये तो सही ग्राफ बनाया, थोड़ा सा गलत ग्राफ बना करके उसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले लेता हूँ, थोड़ा सा गलत ग्राफ बना करके। ये देखिए, ये आपका कौन सा लेवल है, n इज इक्वल टू 1 लेवल है, ग्राउंड स्टेट जिसे हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, ठीक। उसके ऊपर कौन सा है ये n इज इक्वल टू 1 है, जिसे हम बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फिर ये n इज इक्वल टू 2 है, फिर ये यहाँ n इज इक्वल टू 3। हालांकि मैं गलत बना रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा अपनी कन्वीनियंस के लिए इक्वल डिस्टेंट मैंने बना लिया, हालांकि इक्वल डिस्टेंट नहीं होते, है ना, इक्वल सेपरेशन पर नहीं है। तो अब ये सारे के सारे एनर्जी स्टेट बन गए हैं। तो अब क्या होता है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी ऊपर के एक्साइटेड स्टेट से नीचे के एक्साइटेड स्टेट में अगर यहाँ आता है, ऐसे किसी में भी अगर ये आता है, ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए, यहाँ आ जाए, तो क्या होता है, तब ये इन दोनों एनर्जी लेवल्स की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर की एनर्जी अपने अंदर से एमिट कर देता है। टंग ट्विस्टर लंबा हो गया, फिर से सुनो। जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर स्टेबल एनर्जी लेवल से लोअर स्टेबल एनर्जी लेवल पर ट्रांजिट करता है, ट्रांजिशन है ये भी इलेक्ट्रॉन का, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर ट्रांजिट करता है, तब इन दोनों एनर्जी लेवल्स की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर की एनर्जी अपने अंदर से निकाल देता है फोटोन के रूप में। हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर आया, सपोज ये n इज इक्वल टू 3 है, n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 2 पर आया, है ना। अच्छा मैंने गलत बना लिया, ये 1 बना दिया यहाँ पर, ये 2 है, 3 जो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर आता है, तो दोनों एनर्जी, दोनों लेवल्स की जो एनर्जीज है, इन एनर्जीज के डिफरेंस के बराबर की एनर्जी अपने अंदर से निकाल देता है एक फोटोन के रूप में। फोटोन जिसे प्लैंक ने फोटोन कहा है, एच न्यू फोटोन के रूप में निकाल देता है। तो अब इस फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, इस फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, फोटोन की एनर्जी होगी डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ टू लेवल्स। और इस एनर्जी लेवल पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ स्टेबल एनर्जी लेवल्स। तो एच न्यू हो गया, इलेक्ट्रॉन ने, मैंने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये कहाँ से कहाँ तक ट्रांजिट कर रहा है, मैं नीचे वाले पे ले लूं, मैंने इस लेवल को कहा एन डैश, हायर एनर्जी लेवल, और मैंने कहा इस वाले पे कहाँ निकल कर कहाँ गया है, एन तक आ गया, एन डैश से ट्रांजिट करके कहाँ आया, एन डैश पर आया, एन डैश से ट्रांजिट करके एन पर आया। तो कौन सा बताओ, ई डैश माइनस ई, है ना। मतलब क्या हो गया, एच न्यू इज इक्वल टू एनर्जी इन एन डैश ऑर्बिट माइनस एनर्जी इन एन ऑर्बिट, nth ऑर्बिट। तो अब देखना जरा ध्यान से, एच न्यू ऊपर वाले एनर्जी nth लेवल पर एनर्जी, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हमने कितना निकाला था, टोटल एनर्जी ऑन nth लेवल कितना था बोलो, माइनस m e टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, बोलो एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ एक बार तो हम वैल्यू रख देंगे n को n डैश, और अगली बार रख देंगे क्या, n। तो n डैश ऑर्बिट पर कितनी एनर्जी हुई, माइनस m e टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n डैश स्क्वायर h स्क्वायर, माइनस कितनी बनी बताओ, माइनस m e टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। और इसमें क्या डिफरेंस है, ध्यान रखना कि n डैश क्या है, हायर एनर्जी लेवल है, और n क्या है यहाँ पर, लोअर एनर्जी लेवल है। तो अब यहाँ देखो सारी की सारी चीजें कॉमन है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, एच न्यू इज इक्वल टू, मैंने इस वाली
सब कॉमन ले लिया पहले, तो क्या कॉमन ले लिया बोलिए, m e टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, n कॉमन नहीं आएगा। अब ये वाला मैंने 1 अपॉन n स्क्वायर लिखा और ये माइनस में चला गया 1 बाय n डैश स्क्वायर। समझ रहे हो बात को? n डैश हायर एनर्जी लेवल है और n लोअर एनर्जी लेवल है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, सपोज मैं कहता हूं इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है कहां से, फिफ्थ स्टेबल एनर्जी लेवल से कहां तक हो रहा है, थर्ड कह रहा हूं मैं, थर्ड तक हो रहा है। तो यहां जो n डैश की वैल्यू 5 ली जाएगी और n की वैल्यू 3 ली जाएगी। बात समझ आई इतनी? हायर एनर्जी लेवल n डैश लिखा जाएगा, पीछे वाला हायर एनर्जी लेवल है और ये वाला लोअर एनर्जी लेवल है। अगर पांचवें से दूसरे में हो रहा है तो ये 5 लिखी जाएगी n डैश की वैल्यू और n की वैल्यू कितनी रखी जाएगी, 3 रखी जाएगी। ठीक, अब ये तो हो गया h न्यू। तो फ्रीक्वेंसी, फोटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, फोटोन की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए सिंपल सी बात है, e टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब, क्योंकि यहाँ वाला ये h अपॉन में आकर के h क्यूब हो गया, 1 बाय n स्क्वायर माइनस n डैश स्क्वायर। लेकिन किस में फाइंड होगा ये जूल में फाइंड होगी पूरी की पूरी एनर्जी। एक तो ये आ गई आपकी फ्रीक्वेंसी, सॉरी 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 सॉरी, फ्रीक्वेंसी ये हर्ट्ज में आएगी, हर्ट्ज में आएगी फ्रीक्वेंसी सारी। ठीक है, अब इस पूरे में हम देखें जरा ध्यान से, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर, ये सब के सब कांस्टेंट है, सारे के सारे कांस्टेंट है ना। तो हम क्या कहें, हम इनको m e टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब, ये सारे के सारे क्या हैं, ये कांस्टेंट है। और इस कांस्टेंट को लिखा हमने कैपिटल आर। कैपिटल आर एक स्पेशल कांस्टेंट बना लिया जिसे बोलते हैं क्या, रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट। तो अब आपके लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी हुई, न्यू इज इक्वल्स टू आर 1 बाय एन स्क्वायर माइनस 1 बाय एन डैश स्क्वायर हर्ट्ज। ये आपके लिए फ्रीक्वेंसी हो गई। कौन सी फ्रीक्वेंसी हो गई, जिस फ्रीक्वेंसी की वेव ये अपने अंदर से निकालेगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के साथ साथ हम लैम्डा और निकाल लेते हैं, हम लैम्डा और निकाल लेते हैं। लैम्डा कितना होता है, लैम्डा होता है स्पीड ऑफ लाइट अपॉन फ्रीक्वेंसी, है ना, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन फ्रीक्वेंसी। और इस तो 1 बाय लैम्डा कितना होगा, देखो 1 बाय लैम्डा हो जाएगा फ्रीक्वेंसी अपॉन सी, है ना, 1 बाय लैम्डा। और इस 1 बाय लैम्डा का एक और नाम होता है नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। छोड़ो उसको, मैं इतनी डिटेल में नहीं जा रहा। तो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू कितना होगा, देखो ध्यान से, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमारा कितना फाइंड हो गया, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला फाइंड हो गया, मैंने थोड़ी मिस्टेक कर ली भाई, जल्दबाजी कर दी थोड़ी सी, बस अभी यहीं तक आओ, रिडबर्ग कांस्टेंट अभी यहाँ सब्स्टिट्यूट ना करो, ये फ्रीक्वेंसी की पूरी वैल्यू है ना। तो 1 बाय लैम्डा करने के लिए आपको फ्रीक्वेंसी डिवाइड करनी है किससे, सी से। तो इस पूरे के पूरे फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, सी और आ जाएगा यहाँ पर, है ना। तो अब आपका 1 बाय लैम्डा कितना बनेगा, m e टू दी पावर 4, 1 बाय लैम्डा बनेगा m e टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय क्या क्या, 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर h क्यूब, 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब c इंटू 1 बाय n स्क्वायर माइनस 1 बाय n डैश स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या बन गई, ये आपके लिए वेवलेंथ का फॉर्मूला बन गया, वेवलेंथ का फॉर्मूला बन गया। अब यहां हम देखें तो ये पूरा का पूरा m e टू दी पावर 4 बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब c, ये सब के सब मिलकर क्या है, एक कांस्टेंट है r, जिसे क्या कहा गया, रिडबर्ग्स कांस्टेंट। ये सब केमिस्ट्री में आपने पढ़ी जरूर होगी बातें सारी है।
तो अब आपके लिए क्या बचा, 1/λ इज इक्वल टू R 1/n² 1/n-²। ये वो फॉर्मूला हो गया जिस फॉर्मूले से आप पता लगा सकते हैं किस वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी का फोटोन, किस वेवलेंथ का फोटोन अपने अंदर से निकालेगा कौन, हाइड्रोजन एटम, जब उसका इलेक्ट्रॉन n' से n पर आएगा। n' से n पर आना है, n हायर एनर्जी, n' हायर एनर्जी लेवल है और n लोअर एनर्जी लेवल है। समझे, ये वो सर वेवलेंथ इसमें बन गई। हाँ बोलिए। सर इसमें n² माइनस 1/n-² है, ये रेसिप्रोकल में नहीं जाएगा जब 1/λ करेंगे? एक बार जरा फिर से बोलिए। सर जब हमने 1/λ की वैल्यू रखी थी, तो ये 1/n² माइनस 1/n-², इसका भी तो रेसिप्रोकल होगा। नहीं, इससे जो जो भी आपकी n की वैल्यू निकल कर आएगी, ये जो भी वैल्यू निकल कर आएगी लैम्डा की, मतलब आपको इस पूरे का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तब आपको लैम्डा फाइंड होगा। इसको पूरे का रेसिप्रोकल करना नहीं सर, पड़ेगा। जब हाँ हमने हाँ बोलिए। ऊपर हमने आर की वैल्यू रखी है, आर की वैल्यू जहाँ रखी है उसके ऊपर वाली जो स्टेप है, वहाँ हमने 8f0² वो ε0² h³ अपॉन m e⁴ का रेसिप्रोकल करा था, m e⁴/8f0² h³c n² का। राधिका से फोन लाइन पर आप डिस्कस करना, क्योंकि आपकी आवाज बिल्कुल टूट रही है, एकदम बिल्कुल टूट रही है। अभी राइट नाउ मुझे आप फोन कर लीजिए, क्योंकि पूरा टाइम भी पूरा हो रहा है। ठीक है, तो बात उनकी समझ नहीं आ रही कि वो क्या कह रही है मुझे। भाई वन यहाँ से आपका 1/λ निकल कर आएगा, लैम्डा निकालने के लिए आपको इस पूरे का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा यहाँ से। मतलब अगर रिडबर्ग कांस्टेंट को रेसिप्रोकल कर लोगे तो एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, लेकिन करेंगे नहीं हम ऐसे। ये फॉर्मूला जो बना है ये मोस्ट कन्वीनियंट इक्वेशन है वेवलेंथ फाइंड करने के लिए, है ना, क्योंकि इसमें हम r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे सीधे सीधे, और फिर रह जाएगा हमारे पास क्या, n और n' सब्स्टिट्यूट करना। तो लैम्डा निकालना सबसे आसान है। अगर इसका रेसिप्रोकल करके सीधे लैम्डा का फॉर्मूला बनाओ तो वो टिपिकल बन जाता है फॉर्मूला।